जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी मैंने एक वीडियो संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, कृपया आप उसको जरूर देखें। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ रिवीजन है। आप लोग इसको देखिएगा, देखने से आप लोग को ये पता चलेगा कि इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं, ताकि मेंस में लिखते वक्त उन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए तथा प्री में भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं सब बिंदुओं पर क्वेश्चन बनता है। तो हम आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे बंधक के बारे में। बंधक किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्ति द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। विषय पर आते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बंधक का। तो बंधक धारा 58 में उसको परिभाषित किया गया है कि बंधक क्या होता है। ये भी बताया गया है कि कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का बंधक बताया गया है। अब बंधक होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है। मतलब कि इसमें अंतरण तो हो रहा है लेकिन ओनरशिप का अंतरण नहीं हो रहा है, किसी हित का अंतरण हो रहा है, और वो भी स्थावर संपत्ति के ही में किसी के हित का अंतरण हो रहा है, यानी कि जंगम संपत्ति का नहीं है। यदि जंगम संपत्ति में किसी हित का अंतरण होगा तो गिरवी हो जाएगा। यहाँ क्या है, स्थावर संपत्ति में किसी हित का अंतरण हो रहा है। तो हित कई प्रकार के होते हैं, उस एक हित में से किसी हित का अंतरण किया जाता है, वो बंधक कहलाता है। लेकिन केवल अंतरण करने से ही नहीं हो जाता है, वो बता रहा है कि वह अंतरण जो उधार के तौर पर दिए गए हैं या दिए जाने वाले धन के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए यदि कोई किया जा रहा है तो वो बंधक का नाम उसको दिया जाएगा। अब यही नहीं है, इसमें कई चीजें हैं। केवल उधार के तौर पर दिए जाने वाले धन के लिए या जो दिए जाने हैं भविष्य में, उसको ही प्रतिभूत करने के लिए केवल उसका अंतरण नहीं हो रहा है। इसमें कई बातें हैं। ये कह रहा है कि उधार के तौर पर दिए जाने वाले या दिए जाने वाले धन के संदाय को वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं, उधार के तौर पर यदि कोई ऋण लिया गया है या उधार के तौर पर कोई धन का संदाय दिया जाना है, इन सभी चीजों को यदि कोई प्रतिभूत करने के लिए कोई अंतरण किया जाता है किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का, तो वह शब्द उसको ट्रांजैक्शन को बंधक कहा जाता है। अब इसमें एक बात कह रहा है कि अंतरक बंधककर्ता कहलाता है और अंतरिती बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है वह बंधक धन कहलाता है, और वह लिखत यदि कोई हो जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाता है। तो इतनी बातें धारा 58 के पैरा 1 में बातें कही गई हैं कि बंधक किसे कहते हैं। तो 2 चीजें यहाँ जो मेन विषय वस्तु का जो मुख्य बिंदु है वह ये है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का अंतरण किया जाता है बंधक में, और किसके लिए किया जाता है, जो उधार के तौर पर दिए गए हैं या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन को बंधक कहा जाता है। अब बंधक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे सादा बंधक भी हो सकता है, सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक भी होता है, भोग बंधक भी होता है, अंग्रेजी बंधक भी होता है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा भी बंधक होता है और विलक्षण बंधक भी होता है। इनका नेचर जो दस्तावेज में टर्म्स कंडीशन जो होंगे बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में, उससे अनुमान लगाया जाता है कि बंधक का नेचर क्या है, वो किस प्रकार का बंधक है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम जब सादा बंधक की बात करते हैं तो इसमें एक चीज होता है कि जो बंधककर्ता होता है
वो बंधकदार को संपत्ति बिना कब्जा दिए ही इस बात को अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेता है या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आगमों को जहां तक वो आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा, वहां वह संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। यानी कि सादा बंधक जो होगा उसमें बंधककर्ता संपत्ति का अंतरण नहीं करता है, यानी कि जो कब्जा होता है ओनरशिप का तो अंतरण कतई नहीं होता है, लेकिन कब्जे का किसी अन्य बंधक के नेचर में होता है, जैसे भोग बंधक में होता है या सशत विक्रय द्वारा बंधक में होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं तो कुछ टर्म्स जो होते हैं जो बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में तय किए जाते हैं, उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किस प्रकार का बंधक का निष्पादन हुआ है। तो यदि बंधककर्ता बिना कब्जा दिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेता है कि जो भी बंधक धन है समय पूरा होने पर यदि उसको चुकाता नहीं है जो बंधक करता है, तो बंधकदार को अधिकार होगा कि उस संपत्ति को विक्रय करा सकता है और विक्रय का जो आगम होगा यथासंभव जितना हो सकेगा बंधक धन में उपयोजित और उसका संदाय में उपयोग कर सकता है। तो ये सादा बंधक हो जाएगा। अब दूसरा इसमें प्रयोग किया गया है सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक। तो इसमें कहा गया है कि जबकि कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है, इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय के व्यतिक्रम होने पर विक्रय अत्यांतिक हो जाएगा। मतलब कि कोई जो टर्म्स कंडीशन बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में होगा और इस बात का होगा कि यदि उस तिथि को व्यतिक्रम किया जाता है, जिस तिथि को ड्यू है बंधक धन देने का प्रतिभूत किया गया है जिस बंधक संपत्ति के बारे में, तो उस दिन को व्यतिक्रम करने पर बंधककर्ता द्वारा वो पूरा बंधक संपत्ति अत्यांतिक हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा बंधकदार के पक्ष में। दूसरा कह रहा है कि अथवा वह शर्त क्या लगाया जा सकता है कि इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता व संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा। वहां ऐसा संव्यवहार सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। परंतु ऐसा कोई भी संव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। यानी कि उस दस्तावेज में यदि इस प्रकार का आशय नहीं होगा बंधक के श्रेणी में आने का, तो विक्रय ही मान लिया जाएगा। क्योंकि यदि आपका नेचर जो कुछ भी होगा वो दस्तावेज को देखने से ही पता चलेगा, उसको पढ़ने से ही पता चलेगा कि आपस में बंधककर्ता और बंधकदार में क्या समझौता हुआ है। यदि नेचर उसका बंधक का है तो बंधक ही माना जाएगा, क्योंकि धारा 60 में कहा गया है वन टाइम मोर्टगेज ऑलवेज मोर्टगेज, मतलब कि एक बार बंधक सदैव बंधक। बंधक का नेचर नहीं बदलता है क्योंकि इसमें संपत्ति का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, केवल हित का अंतरण होता है और इसलिए अंतरण किया जाता है कि उसको प्रतिभूत किया जाए जो बंधक धन है। अब इसी तरीके से मिलता जुलता अंग्रेजी बंधक भी है। ये कह रहा है कि जहां के बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिसंदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को अत्यांतिक रूप से किंतु इस परंतु के अध्ययन अंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रत्यंतरित कर देगा, वहां वह संव्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। अब अंग्रेजी बंधक में और सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक में मूलभूत जो अंतर है, ये अंतर है कि सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक में दृश्यतः बेचा जाता है और टर्म्स कंडीशन रहता है, जबकि अंग्रेजी बंधक में जो होता है वो अत्यांतिक रूप से उसको अंतरित कर दिया जाता है। यानी कि एब्सोल्यूट यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति अंतरित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें एक शर्त ये लगाया जाता है कि अमुक तारीख को, जिस तारीख को ड्यू होगा उस तारीख को यदि संदाय कर दिया जाता है बंधक धन को, तो संपत्ति पुनः अंतरित हो जाएगी। तो ये अंग्रेजी बंधक है। लेकिन जहां दृश्यतः उसको बेचा जाता है, मतलब विक्रय के रूप में लिया जाता है कि उस तिथि को यदि फाइट करता है तब वो बंधक हुआ, तो वो सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक होगा। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। यानी कि सशस्त्र विक्रय द्वारा जो बंधक किया जाता है उसमें दृश्यता होता है, विक्रय किया जाता है, और जो अंग्रेजी बंधक होता है उसमें अत्यांतिक रूप से
विक्रय कर दिया जाता है। बस शर्त यही रहता है कि अमुक तिथि को संदाय करने पर वो संपत्ति पुनः बंधककर्ता के पास वापस चली आएगी। अब भोग बंधक देख लेते हैं। तो भोग बंधक के नाम से ही पता चलता है कि इसका यूज किया जाता है, भोग किया जाता है। यानी कि बंधककर्ता जो भी संपत्ति बंधक करता है, बंधक रखता है बंधकदार के पास, तो इस बात को अपने आप को आबद्ध करता है कि उस बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदत्त कर दिया जाता है। उससे जो आगम होते हैं उसका आगम उस बंधक धन के समायोजन में ही उपयोग किया जाता है, या उसके किसी ब्याज है उस ब्याज को भी उसमें समायोजित किया जाता है बंधक धन में। और ये तब तक करता रहता है जब तक कि उसका उस बंधक धन की संपत्ति जो है पूर्ण नहीं हो जाती है। या दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें कह रहा है कि जहां की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदत्त कर देता है या प्रदत्त करने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत या अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है और उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधृत करे और उस संपत्ति से प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में या भागता ब्याज मध्य या भागता बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले। वहां यह संव्यवहार भोग बंधक और वह बंधकदार भोग बंधक कहलाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि बंधककर्ता तब तक उसको बंधक संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है जब तक कि उसका बंधक संदाय न कर दिया जाए। यानी कि जब तक उसका बंधक संपत्ति जो होता है बंधक धन है संदाय बंधककर्ता द्वारा नहीं किया जाता है तब तक उसका भोग वो करता रहेगा। इसीलिए भोग बंधक किया जाता है। और उसमें अगर जो चाहे तो टर्म्स कंडीशन तय कर सकता है कि जो भी उसका उस संपत्ति से ब्याज मिले या आय का स्रोत हो तो उस संपत्ति का कुछ भाग या पूरा भाग उस बंधक धन में समायोजित किया जाए। तो ये भोग बंधक हो गया। अब हक विलोखों के निक्षेप द्वारा बंधक है। इसमें कह रहा है कि जहां की कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बंबई नगरों में से किसी में और किसी भी अन्य नगर में जिसे संप्रयुक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति की हक की दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूत सृष्टि करने के आशय से प्रदत्त करता है, वहां वह संव्यवहार हक विलोखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। मतलब ये हुआ कि इसमें टाइटल जो होता है, जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी का टाइटल सुनिश्चित होता है, उसी को ही बैंक में मॉर्टगेज कर दिया जाता है और या किसी व्यक्ति को मॉर्टगेज कर दिया जाता है तो वह हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होता है। इसमें शर्त इस बात का होता है कि हक विलेखों का निक्षेप तब तक किया जाएगा जब तक कि एक ड्यूरेशन रहता है। उस ड्यूरेशन में बंधक धन जो है संदाय करने के लिए बंधककर्ता आबद्ध होता है। यदि वो संदाय नहीं कर पाता है उस समय के भीतर तो फिर वही अधिकार होते हैं जो अन्य बंधकदार के होते हैं। उसी प्रकार से हक विलेखों के निक्षेप द्वारा भी बंधकदार को प्राप्त है कि वो उस संपत्ति का विक्रय करा सके और उस विक्रय के आगम को उस बंधक धन में समायोजित करा सके। अब आखिरी में आता है विलक्षण बंधक। तो विलक्षण बंधक यहाँ पे कह रहा है कि जो बंधक इस धारा के अर्थ में सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक कहलाता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो 5 प्रकार के बंधक गिनाए गए हैं उन किन्हीं में से किसी भी प्रकार का वो बंधक नहीं आता है तो विलक्षण बंधक कहा जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि 2 या 2 से अधिक कोई बंधक का गुण यदि किसी बंधक में दिखता है तो विलक्षण बंधक माना जाएगा। जैसे कोई भोग बंधक हो और उसके साथ सशर्त विक्रय द्वारा भी बंधक किया गया हो तो दोनों का अगर जो टर्म्स कंडीशन एक जैसे मिला दिया जाए, या अंग्रेजी बंधक हो या भोग बंधक हो, एक साथ अगर जो उसके जो गुण हैं उसको एक साथ एक ही बंधक में मिला दिया जाए तो वो विलक्षण बंधक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बंधक किसे कहते हैं और बंधक कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग बंधकों के गुण क्या हैं, किस प्रकार के बंधक में किस प्रकार की लायबिलिटी होती है, इसको हम लोगों ने देखा। और इसमें हम लोगों ने देखा कि हर बंधक का नेचर तभी पता चलेगा जब दस्तावेज में उस तरह का टर्म्स एवं कंडीशन बंधककर्ता एवं बंधकदार के बीच में नियत किया गया है।
और उसी से निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये किस प्रकार का बंधक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अगले विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।